द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अध्याय 4। सामान्य पोर्टफोलियो नीति, रक्षात्मक निवेशक। हिंदी ऑडियोबुक.com। आपका पोर्टफोलियो कितना आक्रामक होना चाहिए। ग्राहम कहते हैं, आप किस प्रकार के निवेश पर कम निर्भर करते हैं और आप किस तरह के निवेशक हैं। यहाँ पर बुद्धिमान निवेशक बनने के 2 तरीके हैं। पहला, लगातार शोध, चयन और निगरानी करके स्टॉक, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड का मिश्रण बनाकर निवेश करके। दूसरा, या एक स्थायी पोर्टफोलियो बनाकर जो ऑटो पायलट पर चलता हो और उसे और प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। ग्राहम का पहला दृष्टिकोण सक्रिय या उद्यमी है। यह बहुत समय और ऊर्जा लेता है। निष्क्रिय या रक्षात्मक रणनीति थोड़ा समय या प्रयास लेती है, लेकिन इसमें बाजार के हिलने से लगभग स्थिर रहने की आवश्यकता होती है। निवेश विचारक के रूप में चार्ल्स एलिस ने कहा है कि उद्यमी दृष्टिकोण फिजिकली है, जबकि रक्षात्मक दृष्टिकोण मांग भावनात्मक है। यदि आपके पास अतिरिक्त समय है तो एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी खेल प्रशंसक की तरह सोचें कि आपको विरोधी टीम ने एक जटिल बौद्धिक चुनौती दी है। अब आपका दिमाग एक्टिव होकर समाधान के लिए सोचना शुरू करता है। यदि आप इससे भागते हैं, सादगी चाहते हैं और पैसे के बारे में सोचना पसंद नहीं करते हैं, तो यह आपका निष्क्रिय दृष्टिकोण है। कुछ लोग दोनों विधियों को संयोजित करने में सबसे सहज महसूस करेंगे। वे एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जो मुख्य रूप से सक्रिय और आंशिक रूप से निष्क्रिय होता है, या इसके विपरीत। दोनों दृष्टिकोण समान बुद्धिमानी है। इससे आप या तो सफल हो सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर आप सही चुनने के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त जानते हैं तो अपने निवेश के जीवन काल के दौरान इसके साथ रहें और अपनी लागत और भावनाओं को नियंत्रण में रखें। सक्रिय और निष्क्रिय निवेशकों के बीच ग्राहम वित्तीय जोखिमों की याद दिलाने वालों में से एक है कि वित्तीय जोखिम न केवल उस स्थान पर है जहां हम में से अधिकांश इसकी तलाश करते हैं, यानी अर्थव्यवस्था में या हमारे निवेश में, बल्कि खुद के भीतर भी है। एक रक्षात्मक निवेशक कैसे शुरू करता है? वह पहला और सबसे बुनियादी निर्णय यह करता है कि शेयरों में कितना रखा जाए और बॉन्ड और कैश में कितना रखा जाए। स्टॉक और बॉन्ड के बीच अपनी संपत्ति को निवेश करने के तरीके के बारे में ग्राहम की चर्चा में सबसे असामान्य बात यह है कि उन्होंने कभी भी उम्र शब्द का उल्लेख नहीं किया है। यह परंपरागत ज्ञान के खिलाफ दृढ़ता से उनकी सलाह बताता है कि जिसमें यह माना जाता है कि आपको निवेश में कितना जोखिम लेना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने साल के हैं। एक थंब रूल है कि 100 में से आपकी उम्र घटाने से बाकी बची संख्या के बराबर प्रतिशत में स्टॉक व बाकी बचे प्रतिशत में अपनी संपत्ति का निवेश बॉन्ड आदि में करना चाहिए। यानी एक 28 वर्षीय व्यक्ति अपने पैसे का 72% स्टॉक में रखेगा, 81 वर्षीय व्यक्ति केवल 1 से 9% स्टॉक में रखेगा। बाकी सब की तरह 1990 से 1999 के उत्तरार्ध तक ये धारणाएं आम थी। 1999 में एक लोकप्रिय पुस्तक ने तर्क दिया कि यदि आप 30 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आपको अपने पैसे का 95% स्टॉक में निवेश करना चाहिए, भले ही आपके पास जोखिम के लिए कुछ भी न हो। जब तक आप इस सलाह के समर्थकों को अपने IQ से 100 घटाने की इजाज़त नहीं देते हैं तो आपको यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। आपकी आयु को यह निर्धारण क्यों करना चाहिए कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं। एक 89 वर्षीय व्यक्ति $3 मिलियन के साथ पर्याप्त पेंशन और अपने पोते पोतों के लिए उसके ज़्यादातर पैसे को बॉन्ड में निवेश करने की सलाह देना क्या मूर्खता नहीं होगी? उसके पास पहले से ही बहुत सी आय है और उसके पोते जो अंततः उसके शेयरों के वारिस होंगे, जिनके लिए दशकों पहले ही निवेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक 25 वर्षीय नवयुवक जो अपनी शादी और घर के भुगतान के लिए बचत कर रहा है, वह अपने सारे पैसे स्टॉक में डाल देगा। यदि शेयर बाजार एक बड़ा गोता लगा लेता है तो उसके पास उसके खर्चे वाले हिस्से को कवर करने के लिए कोई आय ही नहीं बचेगी। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने युवा हैं। आपको अपने पैसे की आवश्यकता शायद 40 सालों तक न पड़े और चेतावनी के बिना अचानक अब से 40 मिनट बाद भी पड़ सकती है। आप अपना काम खो सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, अक्षम हो सकते हैं या किसी भी तरह का जोखिम आ सकता है। अप्रत्याशित जोखिम कभी भी किसी के जीवन में भी आ सकता है। इसलिए हर किसी को कुछ नगद संपत्ति जोखिमहीन जगहों पर रखनी चाहिए, जिसे जब चाहें 1 मिनट में कैश किया जा सकता हो। आखिरकार
कई लोग ठीक से निवेश करना बंद कर देते हैं क्योंकि शेयर बाजार नीचे चला जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि हम में से अधिकांश भविष्यवाणी करते हुए आज कम काम करते हैं कि हम भविष्य में गतिशील रूप से चार्ज किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में कैसा महसूस करेंगे। जब स्टॉक 1980 और 1990 के दशक में 15% या 20% सालाना बढ़ रहा था, तब यह कल्पना करना आसान था कि आप और आपके स्टॉक आपके जीवन के साथ साथ चलेंगे। लेकिन जब आप प्रत्येक डॉलर को देखते हैं तो आप एक डाइम पर उतरने का निवेश करते हैं। तब बॉन्ड और नकदी की सुरक्षा की उलझन में विरोध करना मुश्किल होता है। अपने शेयरों को खरीदने और रखने के बजाय बहुत से लोग उन्हें ऊंचे भाव में खरीदते हैं और कम भाव में बेचते हैं और अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लेते हैं। क्योंकि इतने कम निवेशकों के पास गिरते बाजार में शेयरों को पकड़ने की हिम्मत है, ग्राहम जोर देकर कहते हैं कि हर किसी को बॉन्ड में कम से कम 25% निवेश करना चाहिए। वे तर्क देते हैं कि वह कुशन आपको शेयरों के बदले में अपने बाकी पैसे को शेयरों में रखने का साहस देगा। बेहतर जोखिम पाने के लिए आप कितना जोखिम ले सकते हैं? अपने जीवन की मौलिक परिस्थितियों के बारे में सोचें कि वे कब किक करेंगे, वे कब बदल सकते हैं और नकदी के लिए आपकी आवश्यकता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कुछ कारण यहाँ बताए जा रहे हैं। पहला, आप कुंवारे हैं या शादीशुदा, आपके पति या पत्नी क्या करते हैं? दूसरा, क्या आपके बच्चे हैं? ट्यूशन बिल कब तक आने लगेंगे? तीसरा, क्या आपके पैसे का किसी को वारिस बनाएंगे या क्या आप अपनी या अपने माता पिता की उम्र बढ़ने के लिए आर्थिक रूप से जिम्मेदार होंगे? चौथा, आपके करियर को कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? पांचवा, यदि आप स्वरोजगार से कमाते हैं तो आपके जैसे व्यवसाय कितने समय तक चलेंगे? छठा, क्या आपको अपने निवेश से नकदी आय की जरूरत है? सातवां, आपके वेतन और आपकी व्यय की जरूरतों को देखते हुए आप अपने निवेश में कितना पैसा खो सकते हैं? यदि इन कारकों पर विचार करने के बाद आपको लगता है कि आप शेयरों के अधिक स्वामित्व में निहित उच्च जोखिम ले सकते हैं, तो आप ग्राहम के न्यूनतम बॉन्ड या नकद में 25% के आसपास हैं। यदि नहीं, तो अपने अधिकतम शेयरों को खत्म कर दें, क्योंकि ग्राहम के अधिकतम निवेश यानी 75% बॉन्ड या नकदी में बढ़ते हैं। एक बार जब आप लक्ष्य प्रतिशत निर्धारित करते हैं तो उन्हें केवल अपनी विशेष जीवन परिस्थितियों में ही बदलें। तब अधिक शेयर न खरीदें जब शेयर बाजार चढ़ रहा हो और उन्हें तब न बेचें जब शेयर बाजार नीचे चला गया हो। ग्राहम के दृष्टिकोण का मूल अनुशासन के साथ अनुमान लगाने का है। सौभाग्य से आपके 401K के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो को स्थायी ऑटो पायलट पर रखना आसान है। आइए मान लें कि आप काफ़ी हाई लेवल जोखिम के साथ सहज हैं। मान लें कि आपका स्टॉक में 70% संपत्तियां हैं और बॉन्ड में 30%। यदि शेयर बाजार 25% बढ़ता है लेकिन बॉन्ड स्थिर रहते हैं, तो अब आपके पास स्टॉक में 75% से कम और बॉन्ड में केवल 25% ही होगा। अपनी 401K की वेबसाइट पर जाएं या इसके टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और अपने 70-30 लक्ष्य पर वापस स्विच के लिए आप अपने पर्याप्त स्टॉक फंड बेचते हैं। पूंजी एक अनुमानित रुग्ण शेड्यूल पर दोबारा बेचना है। इतनी बार नहीं कि आप अपने आप को पागल कर दें और इतनी मुश्किल में नहीं कि आपके लक्ष्य विचलित हो जाएं। मेरा सुझाव है कि आप नए साल और 4 जुलाई जैसे आसान याद रखने वाली तारीखों पर हर 6 महीने कम और अधिक नहीं पुनर्विक्रय करते हैं। इस समयावधि के दौरान सेल की सुंदरता यह है कि यह आपको अपने निवेश निर्णयों को एक सरल उद्देश्यपूर्ण मानक पर निर्धारित करने के लिए मजबूर करता है। क्या अब मेरे पास इस योजना के मुकाबले इस संपत्ति के अधिक लाभ हैं? ब्याज दरें कहाँ जा रही है? इसकी अनुमानित अनुमान के बारे में बताएं। चाहे आपको लगता है कि डॉ डूबने वाला है, टी रो प्राइस समेत कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियां जल्द ही ऐसी सेवा पेश कर सकती है जो आपके प्रीसेट लक्ष्यों को स्वचालित रूप से आपके 401K पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित कर देगी। इसलिए आपको कभी भी सक्रिय निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 100% स्टॉक में क्यों नहीं? ग्राहम आपको सलाह देते हैं कि स्टॉक में आपकी कुल संपत्ति का 75% से अधिक निवेश नहीं करना है। लेकिन क्या आपके सारे पैसे शेयर बाजार में हर किसी के लिए उपलब्ध है? निवेशकों की एक छोटी संख्या के लिए 100% स्टॉक पोर्टफोलियो समझ में आ सकता है यदि आप इनमें से एक हैं। पहला, यदि आपने कम से कम 1 वर्ष के लिए अपने परिवार के लिए पर्याप्त पैसा सुरक्षित रख दिया है। दूसरा,
आप आने वाले कम से कम 20 वर्षों तक लगातार निवेश कर रहे हैं। तीसरा, साल 2000 में शुरू होने वाले बेयर बाजार से आप बच गए हों। चौथा, साल 2000 में शुरू होने वाले बेयर बाजार के दौरान शेयर नहीं बेचे हों। पांचवा, साल 2000 में शुरू होने वाले बाजार के दौरान आपने अधिक शेयर खरीदे हों। छठा, इस पुस्तक के अध्याय 8 को पढ़ा हो और अपने स्वयं के निवेश व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक औपचारिक योजना लागू की हो। जब तक आप इन सभी परीक्षणों को ईमानदारी से पारित नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको अपने सभी पैसे स्टॉक ऑप्शन में नहीं डालने हैं। आखिर बेयर बाजार में घबरा जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अगले शेयर मार्केट संकट में घबराहट होगी जब उसके पास कोई भी नकद या बॉन्ड नहीं होगा। ग्राहम के दिनों में बॉन्ड निवेशकों को 2 बुनियादी विकल्पों का सामना करना पड़ा, कर योग्य या कर मुक्त, अल्पकालीन या दीर्घकालीन, जो आज 1/3 है, बॉन्ड या बॉन्ड फंड। कर योग्य या कर मुक्त, जब तक कि आप सबसे कम टैक्स ब्रैकेट में न हो, आपको अपने सेवानिवृत्ति खातों के बाहर केवल कर मुक्त बॉन्ड खरीदना चाहिए, अन्यथा आपकी बॉन्ड आय का बहुत अधिक IRS के हाथों में खत्म हो जाएगा। कर योग्य बॉन्ड रखने का एकमात्र स्थान आपके 401k या किसी अन्य पेंशन खाते के अंदर है, जहां आप अपनी आमदनी पर कोई मौजूदा कर नहीं देते हैं और जहां बॉन्ड की कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनके कर लाभ बर्बाद हो जाते हैं। अल्पकालीन या दीर्घकालीन, बॉन्ड और ब्याज दरें एक नज़र के विपरीत सिरों पर है। यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बॉन्ड की कीमतें गिरती है। हालांकि एक अल्पकालीन बंधन दीर्घकालीन बंधन से बहुत कम होता है। दूसरी तरफ यदि ब्याज दरें गिरती है तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ती है और दीर्घकालीन बॉन्ड छोटे से बेहतर प्रदर्शन करेगा। आप 5 से 10 वर्षों के परिपक्व मध्यवर्ती अवधि के बॉन्ड को खरीदकर अंतर को विभाजित कर सकते हैं। अधिकांश निवेशकों के लिए इंटरमीडिएटरी बॉन्ड सबसे आसान विकल्प होते हैं, क्योंकि वे आपको अनुमान लगाने के खेल से बाहर निकालने में सक्षम होते हैं कि ब्याज दरें क्या करेंगी। बॉन्ड या बॉन्ड फंड, चूंकि बॉन्ड आमतौर पर $10,000 के प्लॉट में बेचे जाते हैं और आपको कम से कम 10 बॉन्ड की आवश्यकता होती है ताकि जोखिम में विचलन हो सके कि उनमें से कोई भी बस्ट हो सकता है। व्यक्तिगत बॉन्ड खरीदने से कोई मतलब नहीं होता जब तक कि आपके पास निवेश करने के लिए कम से कम $1,00,000 न हो। बॉन्ड फंड मासिक आय की सुविधा के साथ सस्ते और आसान विविधता प्रदान करते हैं, जिसे आप कमीशन के भुगतान के बिना मौजूदा दरों पर सीधे फंड में फिर से निवेश कर सकते हैं। अधिकांश निवेशकों के लिए बॉन्ड फंड व्यक्तिगत फंड को हराते हैं। वैनगार्ड, फिडेलिटी, स्वाब और टी रो प्राइस जैसे प्रमुख कंपनियां कम लागत पर बॉन्ड फंड का विस्तृत मेन्यू प्रदान करती है। आप अपनी नकदी से अधिक आय कैसे ले सकते हैं? बुद्धिमान निवेशक को जमा या मनी मार्केट खातों के बैंक प्रमाण पत्रों से बाहर जाने पर विचार करना चाहिए, जिन्होंने हाल ही में कम रिटर्न दिया है। इन नकद विकल्पों में से कुछ हैं। ट्रेजरी सिक्योरिटीज, यूएस सरकार के दायित्वों के रूप में ट्रेजरी सिक्योरिटीज वस्तुतः कोई क्रेडिट जोखिम नहीं लेते, क्योंकि अपने कर्ज पर चूक करने के बजाय अंकल सैम सिर्फ करों को जैक कर सकता है या आपकी इच्छा पर अधिक पैसा प्रिंट कर सकता है। ट्रेजरी बिल 4, 13 या 26 सप्ताह में परिपक्व हो जाते हैं। उनकी बहुत छोटी परिपक्वता की वजह से टी बिल मुश्किल में डूब जाते हैं। जब बढ़ती ब्याज दरें अन्य आय निवेश की कीमतों को कम करती है, लंबी अवधि के ट्रेजरी ऋण हालांकि ब्याज दरें बढ़ने पर गंभीर रूप से पीड़ित हो जाते हैं। ट्रेजरी सिक्योरिटीज पर ब्याज आय आमतौर पर राज्य आयकर से मुक्त होती है और सार्वजनिक हाथों में $3.7 ट्रिलियन के साथ ट्रेजरी ऋण के लिए बाजार बहुत अधिक है। इसलिए यदि आपको परिपक्वता से पहले अपने पैसे की जरूरत है तो आप आसानी से एक खरीदार को इसे बेच सकते हैं। सेविंग बॉन्ड्स ट्रेजरी के विपरीत विपणन योग्य नहीं है। आप उन्हें किसी अन्य निवेशक को नहीं बेच सकते, और यदि आप उन्हें 5 साल से कम समय में रिडीम करते हैं तो आप 3 महीने के ब्याज को खत्म कर देंगे। इस प्रकार वे भविष्य में व्यय की जरूरत को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से सेट अलोन मनी के रूप में उपयुक्त है। एक धार्मिक समारोह के लिए उपहार जो वर्षों दूर है, या हार्वर्ड में अपने नवजात शिशु को लगाने के लिए बचत शुरू करें। वे $25 जितने कम मूल्य में आते हैं, जिससे उन्हें पोते के लिए उपहार के रूप में आदर्श माना जाता है। निवेशकों के लिए जो आश्वस्त रूप से आने वाले सालों तक कुछ नकद छोड़ सकते हैं, मुद्रास्फीति संरक्षित आई बॉन्ड ने हाल ही में लगभग 4% की आकर्षक ब्याज दर पेश की है। मॉर्टगेज सिक्योरिटीज यानी बंधक प्रतिभूतियां संयुक्त राज्य अमेरिका के आसपास
हजारों प्रतिभूतियों से मिलकर इन बॉन्ड्स को फेडरल नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन या सरकारी नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन जैसी एजेंसियों द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि उन्हें यूएस ट्रेजरी द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है, इसलिए वे अपने अधिक जोखिम को दर्शाने के लिए उच्च लाभांश पर बेचते हैं। मॉर्गेज सिक्योरिटीज आमतौर पर जब ब्याज दरें गिरती है तब कम प्रदर्शन करते हैं। अच्छा मॉर्गेज सिक्योरिटीज फंड वेंगार्ड, फिडेलिटी और पिमको के पास उपलब्ध है। लेकिन यदि कोई ब्रोकर कभी आपको सीएमओ बेचने की कोशिश करता है तो उसे बताएं कि आपकी प्रोटोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट हो चुकी है। एन्युटी यानी वार्षिकियां, ये बीमा जैसे निवेश आपको मौजूदा करों को रोकने और रिटायर होने के बाद पेंशन को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और सावधि सालाना रिटर्न की एक सेट दर प्रदान करते हैं। ये एक उतार चढ़ाव वाली परिवर्तनीय वापसी प्रदान करते हैं, लेकिन रक्षात्मक निवेशक को वास्तव में यहाँ क्या बचाव करने की जरूरत है। ज्यादातर मामलों में एन्युटीज के स्वामित्व के कुल खर्च, जिसमें समर्पण मूल्य शामिल है, जो आपके शुरुआती निकासी पर लागू हो जाते हैं और इसके फायदे खत्म हो जाएंगे। कुछ अच्छी एन्युटी खरीदी जाती है, बेची नहीं जाती। यह एक एन्युटी विक्रेता के लिए कमीशन पैदा करती है, तो संभावना है कि यह खरीदार के लिए कम परिणाम देगा। केवल उन लोगों पर विचार करें जिन्हें आप सीधे रॉक बॉटम के साथ प्रदाताओं से खरीद सकते हैं, जैसे अमेरिटास, TIAA, CREF और वेंगार्ड जैसी लागतें। प्रेफर्ड स्टॉक पसंदीदा शेयर सबसे खराब दोनों दुनिया के निवेश हैं। ये बॉन्ड से कम सुरक्षित हैं, क्योंकि अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो उनके पास कंपनी की संपत्ति पर केवल एक माध्यमिक दावा होता है और वे आम शेयरों की तुलना में कम लाभ क्षमता प्रदान करते हैं, क्योंकि कंपनियां आमतौर पर ब्याज दरों में गिरावट या उनकी क्रेडिट रेटिंग में सुधार करते समय अपने पसंदीदा शेयरों को कॉल या मजबूती से वापस खरीदते हैं। अपने अधिकांश बॉन्ड पर ब्याज भुगतान के विपरीत एक जारी करने वाली कंपनी अपने कॉरपोरेट कर बिल से पसंदीदा लाभांश भुगतान घटा नहीं सकती है। अपने आप से पूछें, यदि यह कंपनी मेरे निवेश के लायक होने के लिए पर्याप्त स्वस्थ है तो यह बॉन्ड जारी करने और टैक्स ब्रेक प्राप्त करने के बजाय अपने पसंदीदा स्टॉक पर वैसा लाभांश क्यों दे रही है? संभावित उत्तर यह है कि कंपनी स्वस्थ नहीं है, इसके बॉन्ड के लिए बाजार खराब हो गया है और आपको अपने पसंदीदा शेयरों से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आप एक अपरिपक्व मृत मछली से संपर्क करेंगे। सामान्य शेयर 2003 के आरंभ में याहू स्टॉक स्कैनर की एक यात्रा से पता चला कि मानक के 500 सूचकांक में 115 शेयरों में लाभांश 3% या उससे अधिक था। कोई बुद्धिमान निवेशक कभी भी अपनी लाभांश आय के लिए स्टॉक खरीद लेगा। कंपनी और उसका कारोबार ठोस होना चाहिए और इसकी स्टॉक कीमत उचित होनी चाहिए। लेकिन 2000 में शुरू होने वाले बेयर बाजार के लिए धन्यवाद, कुछ प्रमुख शेयर अब ट्रेजरी बॉन्ड से बाहर हैं। तो यहां तक कि सबसे रक्षात्मक निवेशक को यह भी पता होना चाहिए कि चुनिंदा रूप से ऑल बॉन्ड या ज्यादातर बॉन्ड पोर्टफोलियो में स्टॉक जोड़ने से इसकी आय बढ़ सकती है और इसकी संभावित वापसी बढ़ सकती है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।